चलिए फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 469। 469 में क्या बोला गया? आपसे कहा गया है कि यदि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? अगर कह रहा है कि कोई वित्तीय विधेयक है, उसमें राज्यसभा उसमें सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात क्या होगा भैया? तो अगर संशोधन करती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक अगर बात की जाती है, वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक 1, एक होता है वित्त विधेयक 2। वित्त विधेयक 1 किसमें बोला गया? 117 का 1 और 117 के 3 में वित्त विधेयक टाइप 2 बोला गया। चलिए देखते हैं। वित्त विधेयक टाइप 1 के प्रकार की अगर बात की जाती है, इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है इस पर। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें वित्तीय विधेयक प्रकार 1 संशोधन या खारिज भी कर सकती है। अच्छा, यानी टाइप 1 में खारिज भी कर सकती है। इस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। टाइप 2 की बात करते हैं। अगर टाइप 2 की बात की जाती है तो वित्त विधेयक टाइप 2 जो होता है वो साधारण विधेयकों के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। ठीक है, यानी सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है, इसे खारिज भी कर सकती है। अगर बात करते हैं गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या कर सकती है भैया? वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य है तो कह रहा है या सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, सही है। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये भी सही है। और यह अस्वीकार करने का राज्यसभा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखती, ये तो गलत है। अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है विनियोग विधेयक का कानून बनाने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, सही है। विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता, यही भी बात सही है। नेगेटिव पूछा था। अगला तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दरों में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, ये भी सही है आपका। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आर्टिकल 265 कहता है किसी भी प्रकार का कर विधि के प्राधिकार से ही संग्रहित या अथवा अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी नए कर के प्रस्ताव एवं चालू दरों से परिवर्तन के लिए विधि द्वारा अधिनियमित किया जाना आवश्यक है। भारत की संचित निधि से कोई धनराशि विधि के अनुसार तथा संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए रीति से विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। अगला बात करते हैं, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो आपका संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, ये आपका संविधान संशोधन जो आपका भाग 20 में बताया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख है। राज्यसभा तथा लोकसभा में सभा को संविधान संशोधन के संबंध में समान अधिकार प्राप्त है। 368 के 2 के तहत इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा। ऐसा विधेयक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वह संशोधित माना जाएगा। ओके भैया, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया है, संविधान संशोधन के मामले में समान शक्तियाँ होती हैं, संविधान संशोधन के मामले में।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है तो किसी भी सदन में लाओ। ठीक है भैया, किसी भी सदन में लाओ। डी मतलब एक या दो, दोनों में एक या दो आपका उत्तर सही है। ओके, राज्य विधानमंडल में थोड़ी ना लाया जाएगा, ठीक है, ना ही राष्ट्रपति द्वारा लाया जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसी में भी लाओ, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। डी वाला उत्तर आपका सही है, सी वाला सही है। भारत में संविधान के संशोधनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर चर्चा की जाती है संयुक्त अधिवेशनों के बारे में, जो चर्चा की जाती है भाई साहब, वो किसमें की जाती है? तो आपका देखो क्या कह रहा था, संयुक्त अधिवेशन के बारे में कौन से सही है? कह रहा है कि या दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थक उपलब्ध है। सही है। समर्थकर उपलब्ध है। सही है। संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ये भी सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये भी सही है। और लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। यही तो गलत है। ठीक है, चौथा वाला गलत है। तो चौथा देख लो कहाँ है, ये गलत है। ठीक है, और एक एक दो तीन सही है, दूसरा उत्तर सही है। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि संविधान संशोधन 108 में है। 108 में बताया गया आर्टिकल, दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, या निम्न तीन परिस्थितियों में किसी एक परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। कौन सी परिस्थितियां देखते हैं। पहली परिस्थिति है यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरी कंडीशन है यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत है। अच्छा, तीसरा कह रहा है दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, तो इन परिस्थितियों में विधेयक पर गतिरोध दूर करने या निपटान करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अच्छा, एक में क्या है, एक में कह रहा है कि दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए कोई विधेयक, तो और दूसरी कंडीशन है कि सदन विधेयक में किसी किए गए संशोधन को मानने के लिए असहमत है। और फिर तीसरा कह रहा है कि जो दूसरा सदन है वो 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, मतलब सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास के 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, तब ऐसी कंडीशन आती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। 1950 से वर्तमान समय तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया है। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए गए, पहला विधेयक है दहेज प्रतिषेध विधेयक जो 1961 में आया था। दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977। तीसरा है आपका आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। यानी अभी तक कितना हुआ, 3 बार। अगला यहाँ नोट लिखा है संयुक्त अधिवेशन साधारण साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। अगर साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के भी आहूत की जा सकती है, जबकि धन विधेयक या फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो अभी जस्ट पढ़ा गया, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। दूसरा वाला बैंकिंग रेगुलेटिंग वाला हुआ था। तीसरा वाला आतंकवाद के लिए हुआ था, जो बिल आया था। अगला सवाल, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल पर गतिरोध होता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। सही है, ए वाला आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल, विधेयक पारित करने पर के लिए संसद पर संयुक्त बैठक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। अच्छा, किसी भी स्थिति में, ये तो गलत बात है, यानी साधारण विधेयक था, यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं था। ठीक है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, गलत है। या कर तो सकता है जब वो अनुपस्थित रहेंगे तो। अगला कह रहा है संयुक्त सभा के लिए दोनों
दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ण नहीं 1/10वां होता था, यानी इसका मतलब तीनों के तीनों गलत हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने और संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? तो भाई साहब, धन विधेयक में नहीं ली जाती है, संवैधानिक संशोधन विधेयक में नहीं ली जाती है, केवल आपका साधारण विधेयकों में ली जाती है। ओके, तीसरा वाला सही है। ओके, अगला सवाल। निम्नलिखित स्थितियों में से किन में से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संविधान संशोधन के लिए एकदम गलत बात है, नहीं बुलाई जा सकती। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीने से अधिक विचाराधीन पड़े तो हाँ बुलाई जा सकती है, दूसरा सही है। फिर कह रहा है कि जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधन को लेकर असहमति हो, ये भी सही है। जब किसी विधेयक को एक सदन से पारित कर मगर दूसरे ने अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 3 4 किसमें है? दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 2 3 4। अगला, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, राष्ट्रपति को गलत है, संविधान संशोधन गलत है, ये वाला सही है आपका। उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया होता है। भारत में अगला सवाल, भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति यानी स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो साधारण विधेयक को पारित करने सही है, धन विधेयक वाला भाई साहब गलत हो गया, संविधान संशोधन वाला गलत, तो ओनली एक वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल, किन किन पर आपसी मतभेदों का समाधान करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई बुलाई संयुक्त बैठकें हुई? अच्छा भैया, तो दहेज वाले में हुई, हाँ हुई हैं, ठीक है। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 वाले में हुई है, आतंकवाद अधिनियम वाले में हुई है, ठीक है। भूमि अर्जन पुनर्वास वाले में नहीं हुई है, ठीक है। 1 2 3 वाला उत्तर आपका सही, सी वाला उत्तर सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में स्वीकृत है, सही है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। अच्छा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर हुई थी, ये वाला सही है, लेकिन आपका उसमें डेट गलत दे रखा है, 1959 है, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, वो 1961 है संयुक्त बैठक, ठीक है, तो यानी तीनों सही है, 1 2 3 सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में? साधारण विधेयक के संदर्भ में, सी वाला सही है। कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ओ भैया, क्वेश्चन का वेटेज देख रहे हो। ठीक है, डी वाला उत्तर इसमें सही है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। बहुत बार रिपीटेड सवाल, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कोई साधारण विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तब उसे भाई साहब क्या होता है? तब उसे दोनों सदनों की उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ए वाला सही है, ए वाला सही है। अच्छा, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो पारित किया जाना होता है किसके द्वारा? साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है, ठीक है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है, ये वाला सही है। अगला सवाल, किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? साधारण बिल पर हाँ किया जा सकता है, सही है। और फिर कह रहा है दूसरा, धन विधेयक गलत बात है। धन वाले की चर्चा नहीं करते। संवैधानिक संशोधन गलत है। प्राइवेट मेंबर बिल, इसको भाई देखना पड़ेगा, तो 1 और 4 वाला उत्तर सही है। ओके, 1 और 4 वाला उत्तर सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके, अगला है,
अगला सवाल, भारत के संविधान के अधीन लोक लेखा समिति किसके लिए होती है? ये देखो, यहाँ से आपके लोक लेखा समिति से सवाल आपके शुरू हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। ये लोक लेखा जो समिति होती है, सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए विवरण की समीक्षा करना, ये भी सही है। और सुझाव देना कि संसद में प्राक्कलनों को किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, ध्यान रखना भैया। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा अपने सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल स्थानांतरण मत के द्वारा अनुसार होता है। अच्छा भैया, यह समिति सरकार के लोक लेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। अच्छा, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं भैया। ठीक है, याद रखना, ये भी सवाल आपका पूछा गया। क्या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहते हैं। इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया जाता है, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये वाला। लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा आपका सही है? चलिए देख लेते हैं। इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य, और यहाँ लिखा है 10 सदस्य से अधिक नहीं होते हैं। ये गलत है यार, 7 सदस्य हैं। ठीक है, वित्त मंत्री सदस्य का क्या पूछा था, कौन सा सही है? अच्छा, वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होता है? नहीं, मंत्री वगैरह कोई होते नहीं इसमें। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। ये सही, शाबाश, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति हो जाती है। 1920-21 में गठन हुआ, जिसका 1919 के अधिनियम से। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? यह लोकसभा के 15 सदस्यों और राज्यसभा के 7 सदस्यों से बनी है। सही है भाई, यही सही है। और कोई है इसमें क्या? हाँ, यही वाला सही है। अगला सवाल कह रहा है कि लोक लेखा समिति पर विचार करना है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परानुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है। ये भी सही है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये गलत है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही है। कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो कौन से सही हैं? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही बात है। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। लोक लेखा समिति संसदीय समिति के बारे में कौन से सही है? कह रहा है कि लोक लेखा समिति में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। गलत बात है। ठीक है, क्योंकि 15 साथ 22 सदस्यों से होती है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखों की जांच करती है। सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 वाला उत्तर हो जाएगा सही। अगला सवाल, कौन सी संसदीय समिति कुल खर्च की नियमितता और मितव्ययिता का ध्यान रखने से संबंधित है? लोक लेखा समिति ही होती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला सवाल, भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी आपके लोक लेखा समिति करती है? पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, जिसे कहते हैं अकाउंट्स कमेटी। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। सही है। ठीक है, ये वाला ही उत्तर आपका सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। क्या करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ये वाला सही है।
संसद की लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके बारे में कौन से कथन सही हैं? कौन से भी ये कथन सही है? या लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर गठित होती है? सही है। इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट द्वारा होता है। सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सही है। इसमें मंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं। भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नाम निर्देशित करता है? तो आपका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। अच्छा, 1990 के दशक के पूर्वार्ध में 17 विभागीय संबंध समितियां गठित की गई। स्थायी और तदर्थ समितियां हैं। फिर प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की अध्यक्षता सदैव सत्ताधारी दल क्या पूछा था भाई? कौन सा नहीं है? ठीक है, यही वाला आपका गलत है। लिखा कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की अध्यक्षता सदैव सत्ताधारी गलत है। ठीक है, विपक्ष का ही होता है, सदैव इसमें नहीं था, तो यही वाला गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार विपक्षी दल से चुना जाता है, जबकि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। 1990 के दशक के पूर्वार्ध से 17 विभागीय संबंध समितियां गठित की गई, जिसमें वर्तमान में इनकी संख्या 24 हो गई है। ठीक है। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? कौन उपस्थित रहेगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, ओ भाई मेरे भाई, हाँ, लोक लेखा समिति के बारे में सदस्यों की बात की जाती है तो 15 और 7 ले दो। 15, 7, 22। बी वाला दूसरा उत्तर सही है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो ये हो जाएगी लोक लेखा समिति हो जाएगी। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है तो संसद को प्रस्तुत करेगी। किसको करेगी भाई साहब? पार्लियामेंट को करेगी। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो किसको प्रस्तुत करेगा? लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करेगा। लोकसभा स्पीकर को परोस देगा, कहेगा लो भैया देखो, कथनों पर विचार करना। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने से पूर्व परीक्षा करती है। अच्छा है, तो सही है। गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। ये बात सही है। दूसरा वाला भाई साहब सही है। तीसरा कह रहा है वार्षिक वित्त विवरण को लोकसभा में पेश करने के जाने के बाद लोक लेखा समिति प्राक्कलन की परीक्षा करती है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 2 वाला सही है। चलिए देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अच्छा, खंड 2 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं और संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इस प्रकार संघ से संबंधित लेखा प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगा और राज्य से संबंधित लेखा प्रतिवेदनों को उस राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखे जाने के पश्चात लोकसभा समिति उसकी परीक्षण करती है। अच्छा, ठीक है। भारत के संविधान में यथा समाविष्ट प्राक्कलन समिति के कृत्य क्या होंगे? तो इस पर प्रतिवेदन देना कि यह प्रतिवेदन संगठन में सुधार एवं दक्षता का प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है। सही है भाई। ठीक है, 1 मिनट, सही तो है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, फिर भाई कहाँ चला गया यार? कहाँ चला गया भाई? यही है। फिर दूसरा कह रहा है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। ये भी सही है। परीक्षा करना कि क्या धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के अंदर अच्छी तरह किया गया है। ये भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेख उपक्रमों पर प्रतिवेदनों तक यदि कोई है तो का निरीक्षण करना, ये गलत हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 3 वाला उत्तर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो
अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्या बात करेंगे भाई साहब? इसके बारे में बात करेंगे, हाँ, लोक लेखा समिति के जो आपके कृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होगा, इस संबंध में प्रतिवेदन देना कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययता है, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा कह रहा है प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना सही है। इस बात की जांच करना कि क्या प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन का सही ढंग से उपयोग किया गया या नहीं। ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है इसका सुझाव देना कि प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, ओके। प्राक्कलन समिति का अधिदेश है। प्राक्कलन समिति के बारे में अब चर्चा करते हैं भाई। प्राक्कलन समिति के कह रहा है कि प्राक्कलन समिति यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। यही तो यार ऊपर पढ़ा गया था प्राक्कलन समिति का गठन। ठीक है। प्राक्कलन समिति जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। ये भैया थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, अभी सारे सवाल इसी में मिल जाएंगे। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह एक स्थायी समिति है। कैसी है भैया? स्थायी समिति है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसके कृत्य कौन-कौन से अभी जस्ट पढ़े गए थे, एक बार फिर से पढ़ लो। इस संबंध में प्रतिवेदन देना कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुधार देना। और तीसरा पॉइंट कहता है इस बात की जांच करना कि क्या प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन का सही ढंग से उपयोग किया गया है या नहीं। इसका सुझाव देना कि प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है। कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? अभी जस्ट पढ़ा गया था। यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ए वाला उत्तर आपका सही है। चलिए अगले सवाल पे। कौन सा कथन सही है? प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। तदर्थ एडॉग समिति है। अच्छा। दूसरा कह रहा है रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। तो ये आपका हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई साहब? 1 वर्ष का होता है। अच्छा। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? जस्ट अभी पढ़ा गया था, प्राक्कलन समिति में होता है। प्राक्कलन समिति में जो होता है भाई उसमें आपका राज्यसभा का नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे आपके लोकसभा के ही होते हैं। ठीक है, जिसे आकलन समिति कहते हो। प्राक्कलन आकलन। ठीक है, सी वाला उत्तर सही है। अगला सवाल। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है किसमें? तो प्राक्कलन समिति में। किसमें भी? प्राक्कलन समिति में केवल 2। ये जो लिखा है ना एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी, कहीं इंग्लिश लिखा है कहीं कुछ लिखा, बात एक ही है। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी। अगला सवाल। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो आपका लोकसभा से ही की जाती है। ओनली लोकसभा कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। आकलन समिति यानी प्राक्कलन समिति जो होती है परमानेंट होती है, स्थायी होती है। ठीक है, ए वाला उत्तर आपका भाई साहब, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल। कौन सी सबसे बड़ी समिति होती है? प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी जो होती है, एस्टीमेट कमेटी, तो दूसरा ऑप्शन यानी ये लिखा तो है कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है, प्राक्कलन समिति। अगला सवाल। अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, प्राक्कलन में 30 और सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं। अगला सवाल। कौन सी संसदीय समितियां हैं? कौन सी संसदीय समितियां हैं? तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्या। ठीक है, चलो। कौन सी संसदीय समितियां हैं? तो आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये आपकी कैसी संसदीय समितियां होती हैं? संसदीय समितियां होती हैं। संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन से कथन भाई साहब सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही है? तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तथा सदस्यों का चयन किया जाता है। डी वाला उत्तर सही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि संसदीय समिति संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती अथवा अध्यक्ष अथवा सभापति उसे नाम निर्दिष्ट करती हैं। ठीक है, समिति अध्यक्ष
समिति अध्यक्ष सभापति के निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है तथा अपने प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। दूसरा कह रहा है कि समिति के सचिवालय का काम लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है। कोई समिति संसदीय समिति है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष सभापति करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। अच्छा, संसदीय समिति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी समितियां, एक होती है तदर्थ समिति। जैसे आपकी कौन सी प्राक्कलन समिति कैसी है, स्थायी समिति है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संसदीय समूह में कौन से कथन सही हैं? यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें भैया कुछ लोचा है, तो हम इसको ये वाला पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर 1949 में की गई थी। यह संसदीय कूटनीति हेतु गठित एक अम्ब्रेला संगठन है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समिति की अध्यक्षता पदेन अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। सभी संसद सदस्य और पूर्व संसद सदस्य भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समूह के पदेन उपसभापति होते हैं। इस संस्था के द्वारा 1995 से उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा भैया, संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वे मंत्रिपरिषद के उप समुच्चय हैं। यार नहीं, ठीक है, वे मंत्रिपरिषद के उप समुच्चय हैं, गलत हो जाता है। और फिर कह रहा है कि विधायी तथा संवैधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा इन समितियों में की जाती है। दूसरा वाला सही है एकदम। भारतीय संसद का बहुत सा कार्य संसद तथा संसद की समितियों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। यह समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देशित होती है। संसदीय समितियां विधायी एवं संवैधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा करती हैं। ओके। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? किस रीति से रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से रखती है। जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था, ए वाला सही है। अगला सवाल है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय या राष्ट्रपति या किसके द्वारा? तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स द्वारा किया जाता है। अच्छा, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो किसके बारे में नहीं की गई है? तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में की गई है, आकलनों के बारे में की गई है, और वेलफेयर ऑफ मिनिस्ट्रीज यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं की गई है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति नहीं है तो कौन सी? देखो, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, लेकिन आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये आपका स्थायी समिति नहीं है। स्थायी समिति नहीं है। और ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं आपका? अच्छा, ऊपर ये देखो लिखा है ना, वित्तीय समितियां कौन कौन सी? जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति, ये आपकी वित्तीय समितियां होती हैं। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति तो आपकी कौन सी हो जाती हैं? 1 2 3 तीनों हो जाती हैं। सदन के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका निश्चय किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? तो लोक आश्वासन समिति द्वारा किया जाता है। लोक आश्वासन समिति द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पर अगर देखते हैं, लोक आश्वासन समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। कौन सी? लोक आश्वासन समिति। और किसी सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है, ये इसका प्रतिवेदन करती है। कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? कौन सी समिति है? तो ये हो जाती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। बाकी आपका श्रम संबंधी आती है, सहकारी विकास संबंधी आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति आती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर संसद में कुल 24 विभागीय स्थायी समिति गठित की गई हैं। 1993 में 17 तथा 2004 में 7 समितियों का गठन किया गया। 24 स्थायी समितियों में 8 समितियां राज्यसभा तथा 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ओके,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विशेष भारतीय संसद की विभागीय समिति के बारे में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इस तथ्य का परीक्षण करेंगे कि क्या संघ सरकार ने अपने नियंत्रण वाली सेवाओं एवं पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का वांछनीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। सही है भाई, यही तो करेगी। संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम के कार्य संचालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करते हैं? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा भाई? कौन करेगा? तो ये आपका संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां करती हैं, ए वाला सही है। और दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। ठीक है, वित्त आयोग का इसमें लेना देना नहीं है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार आयोग ये भी नहीं है, नीति आयोग से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर देख लेते हैं, इसमें देखना चाहो देख सकते हैं। संसद के कार्यों में विविधता एवं कार्य की अधिकता के कारण बहुत से कार्य समितियों द्वारा किए जाते हैं। संसदीय समिति यह दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी, एक होती है तदर्थ होती है। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं, इनका कार्य निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक एवं विभागीय समितियों द्वारा कार्य संपन्न होता है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के अध्यक्ष कौन थे? यह है उस टाइम का, तो एम.ए. वेंकट चलैया थे। ठीक है, एम.ए. वेंकट चलैया थे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन में सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो इसमें हो जाता है कौन सी भाई? तो ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति हो जाती है। चलिए भाई, आगे कुछ और भी हैं क्या? ये अच्छा कार्य पूछे गए, मतलब मैचिंग वाला पूछा गया। ठीक है, तो मैचिंग वाला कर लेते हैं। थोड़े बचे हैं सवाल, थोड़े से और सवाल बचे हैं। हाँ, थोड़े से और सवाल बचे हैं। जैसे मैचिंग वाला पूछा गया था, कहाँ गया मैचिंग वाला? ये रहा आपका मैचिंग वाला। तो अब इसको मैचिंग वाले पे सीधे इस सवाल पे ही चलते हैं। जैसे प्रवर समिति बिल की खंडशः समीक्षा करती है, प्रवर समिति और परिवर्तनों का सुझाव देती है, लोक लेखा समिति सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसको बताता है, इसकी परीक्षा करती है। कार्य सलाहकार समिति जो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विधान करती है। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। आगे बात करते हैं, ये भी आपका लिखा गया है। याचिका, लोक लेखा समिति, विभागीय समितियां, कार्य समितियां। ठीक है, तो देखो लोक लेखा समिति जो होती है वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो होती है कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो होती है तदर्थ समिति होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर आती है। विभागीय समितियां जो होती हैं स्टैंडिंग समितियां होती हैं। ठीक है, आप कह रहा है कि कौन सी आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। याचिका समिति जो होती है स्थायी जांच आधारित होती है। ठीक है, सरकारी आश्वासन और संबंधित समितियां स्थायी समीक्षण समिति होती है। फिर आपका अधीनस्थ विधि निर्माण आपका स्थायी वाला नहीं होता है, इसमें एडॉब वाला होता है। फिर आपका है विधेयकों पर प्रवर तथा संयुक्त समितियां आपका तदर्थ समिति होती है। ठीक है, अधीनस्थ विधि निर्माण समिति एक स्थायी समीक्षण समिति है, यह जांच का काम नहीं करती। इसकी स्थिति सरकारी आश्वासनों संबंधित समितियों जैसी होती है। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई साहब? विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना होता है। रक्षा करना है, संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। ओके भैया, अब बात करते हैं यहाँ पर
नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो यह महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के विषय में प्रतिवेदन देती है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति की स्थापना 1997 में हुई। 30 सदस्य लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षित स्थिति तथा सभी क्षेत्रों में समानता एवं सम्मान के संदर्भ में उठाए गए कदमों का परीक्षण करती है, अर्थात महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के विषय में प्रतिवेदन देती है। अगला सवाल लोकसभा के लिए सामूहिक विशेषाधिकार है। लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार हैं कौन से? कौन से लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार हैं भाई साहब? ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि विचार विमर्श एवं कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन को अवरुद्ध करने का अधिकार। सही है भाई। अन्य व्यक्तियों को अपरिचित करने तथा अपरिचितों को दीर्घाओं से कभी भी अपरिचित करने का अधिकार। सही है। अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए सदस्यों तथा बाहरी सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। सही है। तथापि जो भी संसद के दीवारों के भीतर कहा अथवा किया गया उसकी न्यायालय में जांच की जा सकेगी। यह तो गलत है यार, कहीं नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो आपका 4 वाला गलत, तो 1, 2, 3 वाला सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये देखो सारी चीजें इसी में लिखी है। कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन संसद विशेषाधिकार नहीं है? तो पहला है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। सही है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सही है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यही तो है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला इसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है संसद के सदस्य न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। यह उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी सामूहिक विशेषाधिकार हैं। भारत के संविधान के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक संसद सदस्य, एक में, हाँ, क्या पूछा गया? एक एक संसद सदस्य एक सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। बिल्कुल सही है। संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में नहीं होती है। ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। ये आपका नहीं, विशेषाधिकार वाला आर्टिकल 105 के तहत होती है। संसद सदस्य को संसद में अभिव्यक्ति यानी भाषण की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, नहीं है। चलिए अगला सवाल, कथनों पर विचार करना। अभी कथन है और कारण है, कथन है और कारण है। तो आपका कह रहा है कि एक आम भारतीय नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 2 में किए गए प्रतिबंधों के अधीन है। सही है। संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये दोनों सही है, लेकिन आपका सही से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो आपका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है अग्रता अधिपत्र यानी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम है? तो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा उपाध्यक्ष, फिर भारत के महान्यायवादी, फिर आपका संसद सदस्य आ जाएगा। दूसरा वाला है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीजें आती हैं इसमें। भारतीय संविधान में पदों पर वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, वरीयता की दृष्टि से कौन सा आपका सही है? तो ये आपका दूसरा वाला सही है। राज्यों के राज्यपाल, फिर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। दूसरा वाला उत्तर आपका सही है। भारत में नया आचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले अपने राज्य में राज्यपाल आएगा। भारत सरकार की प्रथमता सरणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आएगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति आएगा। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव के अधिकारी आते हैं।
सर्वोच्च अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। अच्छा भैया, ठीक है। और भी कुछ सवाल है? हाँ है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। अच्छा भैया, ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है, दूसरा वाला। अगला, एक ही तरह से और समान आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है। किसे हटाया जा सकता है? ए और सी हाई कोर्ट न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी में बोला गया सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ए और सी आपका यहाँ पर उत्तर सही हो जाते हैं। तो आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। ओके।